चलिए आज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। मेक श्योर के यदि एसिड का है, देखिए ध्यान दीजिएगा, के यदि एसिड का है तो के बी इसके इट्स कॉन्जुगेट बेस होगा। सिमिलरली यदि के बी बेस का है, के बी बेस का है तो उसके कॉन्जुगेट का क्या है, इट्स कॉन्जुगेट एसिड का के आएगा। ये ध्यान रखना है। गलती से भी मान लीजिए के एसिडिक एसिड का है तो के बी अमोनिया का, वो कंपेयर नहीं करवा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। अब आप देखिए, सपोज के कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर CH3COH plus H2O, it is going to be formed CH3CO minus plus H3O plus। ये क्या है, एसिड। दिस इज एसिड एंड उसका जो Ka आएगा दिस इज इक्वल टू CH3CO minus H3O plus, है ना, अपॉन CH3COH। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये चीज समझ लीजिए कि CH3COH का कॉन्जुगेट बेस है CH3CO माइनस। अब मैं बात कर रहा हूं CH3CO माइनस, CH3CO माइनस प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3COH प्लस OH माइनस। ठीक है, यहां पर ये H प्लस रिलीज कर रहा हो तो ये एसिड है, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो दिस इज बेस। ठीक है, तो हियर Kb आएगा CH3COH into OH minus divided by CH3COO minus। डन। आपके पास यदि बात करें तो आपके पास देखेंगे कि ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 के इक्वेशंस में ले रहे हैं तो आप देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूं। तो देख लीजिए यहां पर के ए इंटू के बी करना है, या ठीक है, के ए इंटू के बी। तो आप देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, के बी करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आ रहा है। चेक कर लीजिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट H3O प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, H प्लस इंटू OH माइनस इज आयनिक प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू KW। तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू KW, या Ka pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। ठीक है, ये भी एक रिलेशन आ गया। दूसरा आ सकता है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, तो Pk प्लस pKb इज इक्वल टू 14। ये भी रिलेशंस आने वाले हैं, बट ध्यान दीजिए के कोई सा भी एसिड और के बी कोई सा भी बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए के बी अमोनिया का है तो NH4 प्लस का Ka हो जाना चाहिए। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है ना, एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, या बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, दोनों का Ka इंटू Kb शुड बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहां पर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इंटू Kb। आप देख लीजिएगा ये रिलेशन नेगेटिव लॉग दोनों साइड कर लीजिए, log m इंटू n, log m प्लस n करके फटाफट से रिलेशन निकाल दीजिए। ठीक है, H प्लस इंटू OH इक्वल टू KW, तो PH प्लस POH इक्वल टू PKW इक्वल टू 14 प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स करके इसका कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं एनसीईआरटी का। ओके,
conjugate calculate the degree of ionization and pH of 0.05 m ammonia Kb given is ammonia का ये है। देखिए यदि हम सॉल्यूशंस की बात करें, अमोनिया वीक है, अमोनिया क्या है, वीक बेस है। मैंने आपको बताया हुआ है कि Ka एंड Kb फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिस्पेक्टिवली शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। क्यों होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस एंड A माइनस बनाएगा, तो मान लीजिए Ka H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA आता है। ठीक है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट इज 100% आयनाइज, ये अल्फा 1 है, ये आया एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, यानी दिस टेंड टू 0, तो ये Ka क्या आएगा, इनफाइनाइट। सिमिलरली Kb क्या आएगा, इनफाइनाइट फॉर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करें तो आप देखिए अमोनिया है, तो देखिए पीएच निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अल्फा। ओके, सबसे पहले अल्फा आया इक्वल टू स्क्वायर रूट Kb बाई सी, यही होता है अल्फा का फॉर्मूला। अब देखिए अल्फा Kb बाई सी विच इज इक्वल टू अल्फा Kb की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एंड C क्या है 0.05, C कितना जाएगा 0.05। ओके, तो यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इधर ले लिया 10 की पावर माइनस 5 तो 0.177 हो जाएगा। यदि मैं है ना तो 0.177 डिवाइडेड बाय 0.05, ये वैल्यू आ रही है 3.54। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये वैल्यू आ रही है इसका 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हो गया अल्फा। सेकंड जो निकालना है पीएच, तो पहले पीओएच आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच कंसंट्रेशन। ठीक है, अब OH कंसंट्रेशन क्या होता है, C अल्फा या स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू Ka। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग, C अल्फा ले लें, C कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 C, ये कितना जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इंटू 5 कर लीजिए 9.4, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 9.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4 माइनस लॉग 9.4। इज इट क्लियर आएगा? अब ये चीज तो क्लियर हो गया है फॉर लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 4 माइनस। अब देखिए लॉग 9.4 ये आएगा 0.973, तो क्या जाएगा 0.973। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4, ये आ गया 3.026, तो पीओएच क्या जाएगा 3.026। ठीक है, पीओएच ये आ गया, चेक कर लीजिए। तो पीएच कितना आ जाएगा 40 माइनस 3.026। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10.97 पीएच, 10.97 पीएच आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, बट मेनली क्या है के और केबी कैसे निकालते हैं। अब आप देख लीजिए यहां पर थर्ड पार्ट आप कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या आएगा, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 40। के कितना है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और के ए निकालना है इक्वल टू 10 की पावर माइनस 40। ठीक है, तो के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.77, ये वैल्यू आ रही है। इट इंप्लाइज दैट के ए इज इक्वल टू 0.565 इंटू 10 की पावर माइनस 9।
ये Ka आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻10, ये आ जाएगा। ये तीनों आई होप यहां तक ये न्यूमेरिकल्स के बी का कैसे निकालना है आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसके अंदर यदि हमारे पास एक चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। हालांकि ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर्स है उसमें मैं ले चुका हूं, फिर भी अपन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। पहले किया हो तो एक क्विक रिवीजन आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। अब आप देखो एसिड स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्राइड की। यदि मैं हाइड्राइड की बात करूं, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड की बात करूं, तो देखिए इस हाइड्राइड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं डिवाइड करता हूं पीरियड के अंदर, पहला आएगा पीरियड, ठीक है। तो अब आप देखिए पीरियड के अंदर क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एसिड जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीजेस, यानी आप देखेंगे CH4, अमोनिया, वाटर एंड HF। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल 1 आ गया, एग्जाम्पल 2 आ गया, लाइक SiH4, PS3, H2S और HCl, ठीक है। ये सिंपल आ गया है। इफ वी गो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्राइड, डोंट गो विद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। यदि मान लीजिए मैं ग्रुप की बात करता हूं, तो नो डाउट ग्रुप के अंदर क्या होगा, डाउनवर्ड जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यानी ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी लेस होती है। तो बॉन्ड लेंथ एनर्जी लेस से तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, H+ इजीली रिलीज होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा, ठीक है। यानी मान लीजिए आपके पास एग्जांपल 1 है, तो HF, HCl, HBr और HI1, हमारे को पता है कि ये तीनों स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, HF वीक होता है। मान लीजिए एग्जांपल है H2O न्यूट्रल है, H2S एसिड, ये भी एसिडिक हुआ है। ये P ब्लॉक में भी काफी काम आएंगे, इज इट क्लियर। तो हाइड्राइड के केस में एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीजेस, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। फिर भी मान लीजिए किसी स्टेज पे आप भूल गए, तो आप देखेंगे HF, HCl एक एसिड होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, जबकि अमोनिया बेस होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने जो है एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑक्साइड का, सेम ट्रेंड हाइड्रोक्साइड का भी आप रख सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ ऑक्साइड पढ़ा रहा हूं। देखिए यदि मैं ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, तो मैं जो ऑक्साइड है तो सेम ट्रेंड हाइड्रोक्साइड का होगा, बिकॉज ऑक्साइड को आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए आपको इसलिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अब आप मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड, एसिड हैविंग ऑक्सी एसिड ले लो, या ऑक्सा एसिड भी बोलते हैं, ऑक्सी एसिड बोल सकते हैं या ऑक्सा एसिड भी बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड सॉरी, यानी एसिड कंटेनिंग OH बॉन्ड, ठीक है। किसी के लिए भी कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। यदि मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं, तो सबसे पहला फैक्टर आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी आप देखेंगे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड जितना ज्यादा मेटल का होगा उतना बेसिक होगा, तो नॉन मेटल का होगा उतना
एसिडिक होगा। ठीक है, यदि आप एग्जांपल्स पे यहां पर फोकस कर रहे हैं तो आप देख लीजिए एग्जांपल 1, मान लीजिए आप HCPO4, आप बात कर सकते हो H2SO4, तो आप क्या बात कर सकते हो HClO4। मैं सबके एग्जांपल जनरली ले रहा हूं। यहां पर मान लीजिए आपके पास बात करें तो मान लीजिए Na2O, MgO, Al2O3, SiO2। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर ली। ओके ओके, तो ये मैंने दो एग्जांपल ले लिया, एक ऑक्सी एसिड का ले लिया और एक ऑक्साइड का ले लिया। ठीक है, यानी जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतना एसिडिक होगा, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम नॉन मेटल होगा उतना एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बी है, ये मैं बहुत सारा डिटेल में भी पढ़ा चुका हूं पहले भी। अब मान लीजिए एसिडिक सेंट्रल एटम सेम है, तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है लुईस एसिड। रेडॉक्स के अंदर हमने ये पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जितना सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, उतना उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। बिकॉज more positive charge means more electron deficient, and electron deficient are known as Lewis acid, and electron deficient are known as Lewis acid। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे। ठीक है, ये HClO, HClO2, HClO3, HClO4 आया। यदि कॉन्जुगेट एसिड देखें तो इनका कॉन्जुगेट एसिड देखिए, यहां पर ये +1, +3, +5, ये +7। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड ऑफ देयर एसिड। मान लीजिए यहां पर MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O6, Mn2O7। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आ जाएगा +2, +3, +4, +6 एंड +7। तो आई होप ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड का ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अभी समझाया था, तो आप देख लीजिए ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। ये +1, +3, +5 एंड +7, यानी सबसे पहले हमने चेक किया है सेंट्रल एटम सेम था, तो देन वी कैन गो फॉर द सेकंड वन। सेकंड स्टेप के अंदर क्या लिखा था कि मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। तो आप देख लीजिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी IIT एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया है। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये पूछा गया है, बट नॉट इन लेटेस्ट अभी तो नहीं है, बट हाँ पुराने टाइम में पूछा गया था। अब देखिए यहां पर यदि आप नेक्स्ट टॉपिक्स यदि बात करते हैं तो नो डाउट हम यहां पर बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की। ठीक है, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से पहले मैं सॉल्ट के बारे में और इसके टाइप में बात कर सकता हूं। हालांकि मैंने इनिशियल क्लासेस में बात की थी सॉल्ट में, जिसमें 3 टाइप थे, एक नॉर्मल, एक एसिडिक और एक बेसिक भी पढ़ा था। ठीक है, तो और मैं 3 कैटेगरी भी होती है, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट भी होता है। ठीक है, तो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से पहले थोड़ा सा एक बार और इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं सॉल्ट की बात करूं, ठीक है, कि व्हाट इज द सॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, या तो इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि मैं सॉल्ट की बात करूं तो यहां पर क्या जाएगा, ए कंपाउंड contain cation and anion। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, सॉल्ट जिसे कहते हैं जो कैटायन और एनायन को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सॉल्ट आया, यानी ये सॉल्ट बनता कैसे है, व्हेन एसिड कंबाइंड विद बेस इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्ट। सब ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर भी होता है या सिंपल सॉल्ट भी बना सकते हैं।
ठीक है, सिंपल सा कंपाउंड कंटेन केटायन एंड एनायन आर नोन एज सॉल्ट। यदि मान लीजिए इसके टाइप्स की बात करें, यदि टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करूं, 3 टाइप ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, उसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट बता रहा हूं। पहला आ जाता है जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल या जनरल सॉल्ट, न्यूट्रल या जनरल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल या जनरल सॉल्ट यानी जिसका पीएच 7 होता है, जिसका पीएच क्या होता है 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या डिफाइन करेंगे कि सॉल्ट नाइदर रिलीज H plus ion nor OH in its aqueous solution, in its aqueous solution, ना तो H plus देता है ना OH आयन देता है। इज इट क्लियर? इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप KCl, Na2SO4, ठीक है, NaCl आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, मान लीजिए Na3PO4 आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर द एग्जाम सॉल्ट न्यूट्रल, पढ़ा चुके हैं। अब देखिए हमारे पास जो B आएगा वो आ जाता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट जिसका पीएच लेस देन 7 है, सॉल्ट जिसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है, ये ध्यान रखना कि सॉल्ट रिलीज H plus ion in its aqueous solution, in its aqueous solution। यदि मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaHSO4 आ गया, NaH2PO4 आ गया, Na2HPO4 एटसेट्रा आ गया। इज इट क्लियर? ओके, यहां तक आ गया। ओके, अब देखिए इसके बाद जो कैटेगरी जो आपकी आती है, थर्ड जो कैटेगरी आती है विच इज नॉन एज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, विच विल रिलीज OH आयन, यानी जो OH आयन को रिलीज करता है। मान लीजिए हमारे पास C कैटेगरी आती है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट में बात करेंगे, ए सॉल्ट which release OH ion in its aqueous, OH ion in its aqueous solution, aqueous solution के अंदर वो OH ion रिलीज करता है। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहां भी OH दिख जाए। ठीक है, आप मान लीजिए यहां पर ZnOH Cl एटसेट्रा आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक सॉल्ट आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना है कि NgOH ट्वाइस मत कर देना, ZnOH ट्वाइस मत कर देना। इज इट क्लियर टू ऑफ यू? ठीक है, बेसिक सॉल्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, तीसरा जो नेक्स्ट जो आता है विच इज नॉन एज डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है सॉल्ट, ए सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू सॉल्ट, है ना। उसका एग्जांपल फिर से, एग्जांपल पहला आता है, क्या होता है, मोहर सॉल्ट आ जाता है। ठीक है, या तो मोहर सॉल्ट क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर सॉल्ट का नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी FeSO4 Na4 twice SO4 24 H2O, नहीं 24 नहीं 6 आएगा, 24 एलम में आता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, एलम्स, उसे क्या बोलते हैं, एलम्स। ठीक है, तो ये तो क्या है, एलम्स क्या हो जाएगा, इट इज सल्फेट ऑफ मोनोवेलेंट।
ठीक है, मोनोवेलेंट एटम जिसका +1 चार्ज है, मोनोवेलेंट यानी Na प्लस K प्लस NH4 प्लस एटसेट्रा एंड ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट में मोस्टली Al3 प्लस या Fe3 प्लस एटसेट्रा आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एलम? इट इज द सल्फेट ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। अब आप देखिए इसमें एग्जांपल जो आएगा, एक आएगा सोडा एलम, सोडियम आया, उसमें आएगा Na2SO4 मोनोवेलेंट डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O जिसको सोडा एलम बोलते हैं। दूसरा होता है पोटाश एलम, इसमें सोडियम की जगह क्या हो जाता है, पोटेशियम आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, दो सॉल्ट है ना, देख लीजिए, दो सॉल्ट को मिला है, इसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तीसरा जो भी आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप ज्यादातर आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में, और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक चैप्टर भी है, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आयंस अपनी आइडेंटिटी को रखता है। ठीक है, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे द सॉल्ट in its aqueous solution gives complex ions. The salt in its aqueous solution gives complex ion. मान लीजिए यहां एग्जाम्पल आ गया है, सॉरी एग्जाम्पल क्या गया है, K3FeCN6 है ना, मान लीजिए CrH2O6Cl3। मान लीजिए, अब आप देखो सिंपल है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कहीं भी दिख जाए वो कॉम्प्लेक्स है, फिर भी डिटेल में आप स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, मिक्स, लास्ट जो आता है वो आता है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट का मतलब देखिए डबल सॉल्ट नहीं, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या हो जाएगा कि या तो टू सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ ए 2 कैटायन और 2 एनायन। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 कैटायंस और 2 एनायन, या तो 2 कैटायंस होंगे या 2 एनायन होंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए इसमें आएगा, जैसे मान लीजिए NaKSO4 CaOCl NaSK, ये सब क्या हो जाएंगे, 2 कैटायन है, 2 कैटायन है, 2 एनायन आया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर मिक्स सॉल्ट आ गया है। ओके, अब यहां पर ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्ट या नॉन जनरल सॉल्ट, जिसको अपन न्यूट्रल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ जनरल सॉल्ट, या जिसको आप बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट का टाइप। देखिए टाइप ऑफ जनरल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो सबसे पहला जो कैटेगरी आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये थर्ड आएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फोर्थ आएगा वीक एसिड एंड वीक बेस।
अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इन चारों पे ही डिपेंड है, ये चीज का भी खासकर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास एग्जाम्पल आया, जैसे मान लीजिए NaCl, K2SO4 एक्सेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्ट के अंदर जो कैटायन होता है वो बेस से आता है और एनायन होता है वो एसिड से। इसका मतलब NaOH प्लस HCl, KOH प्लस H2SO4। तो H2SO4 HCl क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड। KBr ले लो, NaBr ले लो, Ki ले लो, NaI ले लीजिए। ठीक है, आपके पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं आपको बता देता हूं, एक बार और लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4 और HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब आप देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, मोस्टली आपके पास लिथियम को छोड़ दीजिए, रुबिडियम एंड सीजियम, और यहां पर आ जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये मोस्टली ये हैं। ठीक है, बाकी को आप बीच में डालेंगे। तो आप देख लीजिएगा इनमें कोई भी कॉम्बिनेशंस आ जाए, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशंस आ जाए, जैसे NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, KI, NaNO3, KNO3, Na2SO4, NaClO4, इन दोनों का जो कोई कॉम्बिनेशंस आ जाए वो इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया NaClO4 ले लिया, KBr ले लिया, KI ले लिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से आपको ये जनरल सॉल्ट का पहला कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये आ गया है। अब देखिएगा इसके अंदर नेक्स्ट जो आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड को जनरली छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी आता है वो वीक बेस ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए CH3COONA, सॉरी वीक बेस है ना, यहां पर मान लीजिए ZnCl2 है ना, मान लीजिए कॉपर सल्फेट आ गया, ओके, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, मिथाइल सल्फेट ले लिया। ठीक है, मतलब ये सब क्या होते हैं? ZnOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, अमोनिया और मिथाइल अमाइन, ये सब क्या है? वीक बेस। HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास एग्जांपल वीक एसिड में मान लीजिए CH3CONA, NaCN, ठीक है, HCOOK, ओके, मान लीजिए आपने बोल दिया C6H5COONA, C6, ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आ जाता है। अब आप देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या आता है, ठीक है, यहां पर आपके पास आ जाएगा CH3CONH4, ठीक है। अब यहां पर बात करें अमोनियम साइनाइड, ठीक है, और मान लीजिए CH3CO ट्वाइस Cu, ठीक है, मान लीजिए HCO ट्वाइस Zn, ये सब इस कैटेगरी में आ जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहां पर टाइप ऑफ जनरल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट मैंने आपको समझा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। देखिए यहां पर हमारे पास बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है।
अब देखिए आपके पास 4 टाइप के सॉल्ट हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यदि मैं सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करें तो आप उसको क्या बोलोगे, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलोगे, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर इट इज गोइंग टू बी गिव एसिड प्लस बेस। और आपको पता है एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो अब आप देखेंगे कि सपोज आप इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस सॉल्ट का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है। तो ध्यान दीजिए, मैं कोई भी एग्जांपल से लेके समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl प्लस वाटर, जैसे अपन सोचते हैं, हम सोचते हैं कि NaCl प्लस वाटर शुड गिव HCl प्लस NaOH, ऐसा ही सोचते हैं। थ्योरेटिकली हम ये चीज सोचते हैं। ठीक है, आप ये चीज थ्योरेटिकली सोचते हैं, थ्योरेटिकली सोचा। बट आप देखेंगे यदि इसको होता क्या है, NaCl को आप वाटर में डालोगे तो होगा क्या कि NaCl को वाटर में डालोगे तो वो क्या रहेगा, Na प्लस Cl माइनस एक्वस। क्योंकि अपन ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन ए वाटर विल 100% कन्वर्ट इनटू आयन। जैसे NaCl को वाटर में डालोगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे HCl यदि बनता है, सपोज आप सोचते हैं कि HCl बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए NaOH के साथ होगा तो Cl माइनस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यही सोचेंगे क्योंकि आपको पता है HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये रिएक्शंस आई। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि HCl का यदि एक्वस फॉर्म हो तो HCl भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो ऐसा आ रहा होगा, और NaOH भी है तो ऐसा होगा। ठीक है, हम ऐसा सोच रहे थे, बट एक्चुअली यदि ऐसा हो तो वो इसमें ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 100% आयनाइज्ड। अब देखिए यदि मैं देखूं तो मेरे पास यदि देखिए कि एक्चुअली है क्या, यही है। क्योंकि आप देखेंगे Na प्लस जैसा पहले था वैसा ही Na प्लस बाद में भी है। ठीक है, जैसा Cl माइनस था वैसा ही Cl माइनस है। तो आप बताइए क्या Na प्लस में कोई चेंज आया, तो आप बोलोगे नो। क्या Cl माइनस में कोई चेंज आएगा, नो, क्योंकि Na प्लस जैसा पहले था बिफोर एडिशन इनटू, जैसे यहां पर था ऐसे ही है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये हुआ है, और ये तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं कि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाटर तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। प्लीज ढंग से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन आएगा। आप ये चीज समझ लीजिए कि Na प्लस का कोई चेंज ही नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। अब आप देखो Cl माइनस वो वैसा क्या वैसे ही हुआ। अब जो रिएक्शन बच रही है वो है क्या, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और आपको पता है वाटर इज अ वीकली आयनाइज्ड, इसका मतलब वाटर का भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 10 की पावर -7 10 की पावर -7। इसलिए अपन ने वाटर के केस में ऑलरेडी बता चुके थे कि वाटर को अपन ऑलमोस्ट अनडिसोशिएट मान के चलते हैं। यानी NaCl को वाटर में डाला, यानी मैं क्या कंक्लूजन करूंगा कि NaCl को वाटर में डाला तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, यानी वो सिर्फ सॉल्युबल हुआ है,
वो सिर्फ क्या हुआ है, सॉल्युबल हुआ है, वो क्या हो गया है, सॉल्युबल हुआ है, बट उसने वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। हाइड्रोलिसिस का मतलब द कंपाउंड विल मेक अ बॉन्ड विद वाटर। ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर में ऐड होने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। नहीं चाहो तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए, इफ एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर दैट मींस इट इज कन्वर्ट इनटू द आयन, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी या मिसिबिलिटी। सपोज इफ यू यूज द वर्ड हाइड्रोलिसिस दैट मीन द कंपाउंड विल मेक अ बॉन्ड विद वाटर, या तो कैटायन वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा या एनायन वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। बट यहां पर ना तो कैटायन ने बॉन्ड बनाया ना एनायन ने बॉन्ड बनाया, तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात लिखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नो हाइड्रोलिसिस, यानी यदि आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, तो आप सॉल्ट चेक कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट मैंने लिखवा दी है थोड़ी देर पहले, इज इट क्लियर? तो नो हाइड्रोलिसिस। कल को आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पीएच, तो पीएच बोलोगे 7 और नेचर बोलोगे तो इट इज न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि वाटर है। तो ये चीज का ध्यान रखना, नो हाइड्रोलिसिस, पीएच इज 7 एंड इट इज न्यूट्रल, pH is 7 and it is neutral। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मान लीजिए ये क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आगे बात करें, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर यदि पूछा जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस, डज नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस, या उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस। अब आप देख लीजिए यहां पर एग्जांपल, मान लीजिए CH3COK ले लिया, मान लीजिए NH4Cl ले लिया, थर्ड मान लीजिए CH3CONH4 ले लिया, है ना, और फोर्थ मान लीजिए KCl ले लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ढूंढते रहेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि आगे शायद आज के लेक्चर में मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अदर की तो नहीं ले पाऊं, बट बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ही ले पाऊंगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वीक बेस वीक एसिड एंड ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन आया बेस से, एनायन आया एसिड से। ये क्या है, कैटायन, कैटायन कहां से आया है, वीक बेस से। एनायन कहां से आया है, एसिड से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एनायन कहां से आया है, एसिड से, सॉरी नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड एंड ये है स्ट्रॉन्ग नॉट वीक बेस। तो वीक एसिड एंड वीक बेस, और ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हाइड्रोलिसिस कौन से सॉल्ट का नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच 7 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग या एक्वस सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्ट हैविंग पीएच 7, यानी पीएच 7 हुआ, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां डाल दिया SCOOK, मान लीजिए सेकेंड आपने डाल दिया CuSO4, थर्ड मान लीजिए आपने डाल दिया NaClO4, और फोर्थ मान लीजिए आपने लेटर भी ये डाल दिया
NH4Cl, है ना। हालांकि अभी मैं इनका पीएच क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, अभी तो टाइम नहीं है इतना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये देखिए कैटायन आया, एनायन कहां से आया है, एसिड से, तो ये वीक एसिड है, और कैटायन आया स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, कैटायन कहां से आया है, वीक बेस से, और एनायन आया स्ट्रॉन्ग एसिड से। कैटायन आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, एनायन आया स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये कैटायन आया है वीक बेस से, एनायन आया है वीक एसिड से। तो किसका pH 7 होता है, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ठीक है, मैं वो डिस्कस करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि देखिए, क्योंकि अभी हाइड्रोलिसिस चाहता तो मैं करा सकता था, बट वो अभी बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही पॉसिबल हो पाएगा। अभी ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस छोटा सा था उसमें, इसलिए यहां पर हमने इसको इस आज के टॉपिक में कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन था कि IIT एडवांस से, आई थिंक IIT 2000 के आसपास था, या 2000 या 2002 था, ठीक है। IIT में पूछा गया है कि विल pH of water at 4 degree Celsius, 4 degree Celsius and 25 degree Celsius are same। तो आप क्या बोलोगे, क्या pH दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम रहेगा, तो आप बोलोगे नो, ठीक है। क्योंकि देखिए यदि वाटर की बात करें तो वाटर का H+ एंड OH- था, ठीक है। Kw जो था विच इज इक्वल टू H+ इंटू OH-, ठीक है। अब मान लीजिए 25 डिग्री, मान लीजिए हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ये थी, ठीक है। आप जानते हैं दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो यहां पर हीट आएगी, ठीक है। आपने क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, यहां पर क्या हो जाएगा, Kw का वैल्यू कम हुआ, सॉरी Kw का वैल्यू कम हुआ, बढ़ा, सॉरी Kw का वैल्यू बढ़ा, तो H+ एंड OH- दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो दैट मीन्स pH क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। किसका pH ऑफ वाटर क्या है, डिक्रीज हुआ है, बट रफ है ना, ये टेम्परेचर सॉरी 4 डिग्री हुआ है, तो कम क्या, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 4 कम हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है, तो हीट रिड्यूस हुआ है, तो Kw रिड्यूस हुआ है, तो H+ भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो pH बढ़ जाएगा। फिर भी मैंने एक्सपेरिमेंटली समझाया था कि pH ऑफ वाटर इज 7.5 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना है आपका, कितना है, 7 आता है। तो आई होप यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन pH का भी एक बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आज में हाइड्रोलिसिस का क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस के बारे में बात करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद जितना बैकलॉगिंग है वो कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोफाइल आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स के और फॉर्मूले आएंगे, यानी इससे पहले जितना पेंडिंग था न्यूमेरिकली वो परफेक्ट कर लेना, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इंडिविजुअली मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू या मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 2 और मोर, वो सब कंप्लीट कर देना आज के लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकली वापस से तैयार आएंगे, फिर कंफ्यूजन मर्ज होगा, क्योंकि उसमें भी pH निकालना पड़ेगा। ये pH एसिड बेस का था, वहां पर pH सॉल्ट के सॉल्यूशन का होगा, तो बी केयरफुल। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना, अभी तक जितना बैकलॉगिंग है खत्म कर लेना, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।